कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस कहानी का बोनस पार्ट आज ही देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो मैं शाम को आपके लिए 6 बजे बोनस पार्ट लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेगी। अंश, एक जोरदार चीख के साथ इतनी ठंड में भी पसीने से भीगी हुई काम्या चीखी और उठकर बैठ गई। उसकी आवाज़ सुन पास लेटा रियांश भी उठ गया और जल्दी से लाइट्स ऑन कर दी। कायू, रियांश ने कहा तो काम्या उसका चेहरा हाथों में भरकर घबराहट से उसे देखने लगी और उसके पेरे चेहरे को चूमते हुए बोली, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी ज़िंदगी हो, ठीक हो ना? आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। रियांश ने उसे इतना घबराया हुआ देखा तो उसे कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए तेज आवाज़ में बोला, कायू, मैं तुम्हारे सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब काम्या कुछ होश में आई और उसको छोड़कर कुछ दूर हट गई और एक तकिया उठाकर खुद से चिपका लिया। कोई बुरा सपना देखा है क्या? वो प्यार से उसके बालों को सही करते हुए बोला तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। रियांश ने तकिया उसके हाथों से हटाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, बस बच्चा, क्यों उस बात को अभी भी दिमाग में बैठा रखा है तुमने? कुछ नहीं होने वाला, मुझे समझी तुम? आई लव यू। मुझे अकेला कभी मत छोड़ना, जब तक आप हो सिर्फ तब तक ही मैं हूँ। काम्या उसके सीने से लगी सुबकते हुए बोली। उसकी बात सुन रियांश हैरान रह गया, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चलो अब सो जाओ। काम्या बोली, आप यहीं? वो बोल ही रही थी कि वो उसकी बात काटकर बीच में ही बोला, तुम्हारे पास ही हूँ, और उसे अपने पास करके लेट गया। अपना एक हाथ उसकी कमर में लपेटे और दूसरे हाथ से वो उसके सिर को सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। काम्या ने मजबूती से उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना रखी थी, मानो जरा सी भी छूटी तो वो दूर हो जाएगा। रियांश के समझाने पर भी काम्या नहीं मानी और आज शिव जी के मंदिर में 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाली थी, जिसके लिए उसने सारी तैयारियां कल से शुरू कर दी थी और पंडित जी से भी बात कर ली थी। वो दोनों साथ ही मंदिर आए और पूजा शुरू हो गई। सबसे पहले काम्या को शिव जी के दूध से अभिषेक करना था, उसके बाद ही यज्ञ और जाप होना था। और ये पूजा तभी पूरी होगी जब वो जाप के बाद 50 बार मंदिर की परिक्रमा करे। रियांश बोला, कायू, ये सब बस पागलपन है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम घर चलते हैं ना? काम्या बोली, मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जितना भी कठिन हो ये। और वो जाकर पंडित जी के कहे अनुसार अभिषेक करने लगी। चूँकि ये सब पूजा काम्या को बिना पानी के एक बूंद भी पिए करनी थी, तो ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होने वाली थी। दादू दादी भी वहीं थे और काम्या के मम्मी पापा भी आए थे। हवन और पूजा शुरू हो गई। काम्या ने यज्ञ करना शुरू कर दिया था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। रियांश के फ़ोन पर किसी की कॉल आई तो वो साइड में आकर बात करने लगा। आना ज़रूरी है, तुम लोगों में से कितनी बार कहा था कि जो भी काम है कल ही बता दो, लेकिन सब एक नंबर के लापरवाह हो। ठीक है, रखो, मैं आता हूँ। रियांश ने दूसरी साइड से कुछ आवाज़ सुनने के बाद मैनेजर को डांटते हुए कहा। रियांश दादू के पास आकर बोला, दादू, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा, यहाँ अमन रहेगा, कोई भी काम हो तो आप मुझे कॉल कर देना। पास में बैठे पंडित जी ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने उसे पास बुलाया और कुछ भभूत लगा दी, उसके बाद जाने को कहा। यज्ञ पूरा होते होते शाम हो गई थी और रियांश भी आ चुका था। उससे काम्या की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके होठ एकदम सूख गए थे सुबह से जाप करने की वजह से, और अब उसे परिक्रमा करनी थी। रियांश पंडित जी के पास जाकर बोला, परिक्रमा ज़रूरी है क्या पंडित जी? कायू में ताकत अभी इतनी नहीं है कि वो इतनी बड़ी मंदिर के 50 बार नंगे पांव परिक्रमा करे। पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, ये उन्हें ही करना होगा, आपकी पत्नी है वो। रियांश बोला, काम्या, बस अब खत्म करो यार ये सब। काम्या इसे इग्नोर करके पंडित जी से बोली, पंडित जी, आप आगे बताइए क्या करना है। उन्होंने काम्या को एक मिट्टी का मटका देते हुए कहा, इस मटके में गंगा जल भरा होगा और आपको इसे अपने सिर पर रखकर 50 बार परिक्रमा करनी है। काम्या उनकी बात मानकर वो मटका अपने सिर पर रखकर परिक्रमा शुरू कर देती है।
रियांश अपनी मुट्ठी कसकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि काम्या ने 30 बार परिक्रमा कर ली थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर की सड़क के पत्थर काम्या के पैरों में चुभ रहे थे, जिससे उसके पैरों से खून निकल रहा था। परिक्रमा करते करते काम्या की आंखें बंद होने लगी और वो गिरने को हुई तो रियांश ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बोला, अब कोई जिद नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम। पंडित जी बोले, पूजा बीच में नहीं छोड़ सकते और ये परिक्रमा उन्हें पूरी करनी ही होगी, वरना उनकी इतनी मेहनत खराब हो जाएगी। काम्या धीमे स्वर में बोली, हंस प्लीज। रियांश नाराजगी से सबको देखने लगा तो राजवीर जी ने काम्या के पास से उसे आने का इशारा किया। बिना मन के वो आ गया। काम्या का अपने लिए प्यार देख उसकी आंखें नम हो चुकी थी, जो सबसे छिपाने के लिए मुंह घुमाकर वो खड़ा हो गया। काम्या ने अपनी परिक्रमा पूरी की और वो घड़ा नीचे रखते ही वो गिरकर बेहोश हो गई। काम्या, सब एक साथ ही चिल्लाए। रियांश जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे गोद में उठाकर मंदिर के अंदर ले आया। जानकी जी उसके मुंह पर पानी की छींटें सांडने लगी तो उसकी आंखें हल्की हल्की खुल गईं। होश में आते ही वो बोली, पंडित जी, मेरी पूजा खराब तो नहीं हो गई ना? अभी कुछ और करना है क्या? उन्होंने इनकार में सिर हिलाया और शिवलिंग के पास रखा जल रियांश को उसे पिलाने को दे दिया। रियांश ने उसे पिलाया। वो जानकी जी के पास बैठ गई तो अब पंडित जी ने रियांश को आगे बुलाया और उस मटके के जल को शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। रियांश ने वैसा ही किया। रियांश के हाथ में एक धागा बांधते हुए पंडित जी बोले, जब तक ये अभिमंत्रित धागा तुम्हारे हाथ में है, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ महाकाल का आशीर्वाद है। पूजा पूरी होने के बाद रियांश काम्या को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाता है। काम्या बेड पर लेटी थी। रियांश एक ट्यूब लाकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है और जैसे ही उसके पैर पकड़ता है, काम्या जल्दी से उठ जाती है। काम्या बोली, आप क्या कर रहे हैं? रियांश बोला, दवा लगाने जा रहा था, पैर क्यों खींचा? लाओ लगाने दो। काम्या बोली, नहीं मैं कर लूँगी, आप रहने दो, मेरे पैर मत टच करो। रियांश हैरानी से बोला, क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, वो झुठलाकर बोली तो रियांश ने जल्दी से मजबूती से उसके पैर पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, सीधे तरीके से लगाने दो वरना अच्छा नहीं होगा, और उसके पैरों में दवा लगाने लगा। दर्द की वजह से काम्या ने आंखें बंद कर ली तो वो आराम से फूंक फूंक कर लगाने लगा। दवा लगाने के बाद उसके पैरों को सही से करते हुए बोला, बस अब नीचे मत उतरना। उसने मुंह बना लिया तो वो बाहर चला गया और कुछ देर बाद खाने की प्लेट लेकर आया और स्टूल खींचकर बेड के पास करके बैठ गया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगा तो काम्या मुस्कुरा दी। काम्या पूजा के बाद कुछ हद तक अच्छा महसूस कर रही थी। बाबा के कहे अनुसार आज हफ्ते का तीसरा दिन था। काम्या ने रियांश को ऑफिस जाते वक्त इतनी हिदायतें दी थी जितनी कि शायद कोई माँ अपने 1.5 साल के बच्चे को कहीं जाते वक्त देती है। रियांश भी उसका डर समझ रहा था तो उसने भी कुछ नहीं कहा, बस वो जो भी कहती उस पर गर्दन हिला हामी भर दी। हॉस्पिटल टाइम से आधा घंटा पहले ही काम्या आज पहुंच गई थी। उसकी नज़र कैंटीन में खड़े आरव पर गई तो वो मुस्कुराकर उसके पास चली गई। गुड मॉर्निंग आरू, काम्या वहाँ आते हुए बोली, लेकिन आरव किसी सोच में गुम था तो उसे पता ही नहीं चला। काम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपनी सोच से बाहर आया और बोला, अरे कामू, तुम कब आई? जब तुम किसी और दुनिया में मगन थे, वो बोली तो आरव ने गहरी सांस ली। काम्या बोली, क्या हुआ? परेशान लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? आरव कुछ कहने को हुआ कि तब तक संजू भी उन दोनों के पास आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वो मुस्कुराकर बोली तो काम्या ने भी हाथ मिलाकर उसे विश किया। जब उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया तो वो बिना अपना हाथ बढ़ाए बोला, कामू मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। संजू को उसका इग्नोर करना अब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। आज 3 दिन हो गए थे आरव ने उससे बात करना तो दूर, उसकी ओर देखना भी छोड़ दिया था। जहाँ वो होती वहाँ से बहाना करके निकल जाता। काम्या हंसते हुए बोली, इसे क्या हुआ? फिर से इसका ब्रेकअप हो गया है क्या किसी के साथ? संजू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़रें नीचे किए खड़ी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जो बस निकलने ही वाले थे। संजू, काम्या ने अब कुछ सख्त आवाज़ में कहा तो संजू रोते हुए उसके गले लग गई और उसे सब बता दिया कि कैसे जब वो नवीन के आसपास होती है तो आरव ने उसे मना किया था और तब से लगातार उसे इग्नोर करना। काम्या ने संजू को चुप कराकर पानी पिलाया और उसे बैठाते हुए प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सच बता, तुझे किसी बात का बुरा लग रहा है?
वो तुझे नवीन से बात करने मिलने से मना करता है इस बात का, या वो तुझे इग्नोर कर रहा है इस बात का? इग्नोरेंस का। संजू सिर झुकाकर बोली तो काम्या के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। काम्या बोली, पर तुझे बुरा क्यों लग रहा है? कौन सा ये नई बात है? तुम दोनों तो बहुत पहले से ही कट्टर दुश्मन हो, हमेशा ही तो होती रहती है तुम दोनों में लड़ाई। संजू बोली, हाँ तो तब बात तो होती है ना, चाहे लड़ाई में ही क्यों ना हो, लेकिन इस बार वो सीरियस वाला नाराज़ है। और पहले तो कभी इग्नोर भी नहीं किया, हर बार खुद ही मना लेता था अपनी उल्टी सीधी हरकतों से मेरे रूठने पर। काम्या बोली, तो इस बार तू मना लेना मेरी माँ, उसमें इतना सिर क्यों खपा रही है? तुम भी आवारागर्दी पर उतर आ। काम्या की बात सुन संजू शरारत से मुस्कुरा दी। काम्या आज 2 दिन बाद हॉस्पिटल आई थी तो उसे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिला कि वो रियांश के पास एक बार भी कॉल कर सके। शाम के समय आरव जब घर जाने के लिए अपने केबिन से उठने लगा कि संजू जल्दी से अंदर आ गई और गेट लॉक कर दिया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आरव गुस्से से बोला। संजू बस मुस्कुरा दी और उसके पास आने लगी तो आरव पीछे होने लगा और एट लास्ट पास के सोफे पर गिर पड़ा तो संजू की मुस्कान बढ़ गई। क्या क्या करने वाली हो तुम? वो हकलाते हुए बोला तो संजू उसके पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोली, प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुन लो आज। आरव ने उसके हाथ से अपना हाथ अलग कर लिया और उठकर खड़ा हुआ। संजू प्लीज़, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और मुझे लेट हो रहा है, बोल। वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि संजू ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली। आरव ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि संजू ने उसके होठों को लॉक कर दिया। उसके इस स्टैंड से आरव का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और वो भूत बना वैसे ही खड़ा रहा। उसके हाथ अभी भी हवा में थे। कुछ देर बाद वो उसको आज़ाद कर उसकी आंखों में देखकर बोली, इतना तो तुझे भी पता है कि मुझे घुमाकर कोई बात करनी नहीं आती, तो मुझे कहना था कि जब तू मुझे ऐसे इग्नोर करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन 3 दिनों में मुझे अपनी ज़िंदगी में तेरी अहमियत बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। आई लव यू आरू। नवीन तो क्या, तू जिसे बोलेगा मैं सबसे दूर रहूँगी, बस ऐसे मत किया कर। वो बोली तो आरव ने उसे कसकर पकड़ के अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूम कर बोला, आई लव यू टू संजू। मुझे भी तब एहसास हुआ जब से वो नवीन आया है। ऐसा लगता था जैसे वो तुझे मुझसे दूर ले जाएगा। आज तक बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ, लेकिन ये फीलिंग कभी नहीं आई उन्हें किसी और के साथ देखकर जो तुझे नवीन के साथ देखकर हुई। जब तूने कहा कि मैं कौन होता हूँ तुझे कुछ बोलने वाला, तो सच में यार इस दिल में बहुत चुभन हुई थी, बहुत ज़्यादा। वो अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे होता है, अब पता चला संजू। आई रियली लव यू। वो संजू के चेहरे को अपने हाथों में भर कर नम आँखों से बोला तो संजू की भी पलकें गीली हो गई। वो उसके चेहरे पर झुकने लगा तो उसकी आंखें बंद हो गई। आरव ने उसकी दोनों बंद पलकों को चूम लिया तो संजू की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और उसके प्यार को महसूस करने लगी। ये देख आरव मुस्कुरा उठा और अपने प्यार को मोहर उसके माथे पर लगाकर उसने सीने से उसे लगा लिया। आरू अब चलना चाहिए हमें, संजू उसके सीने से लगी थोड़ी देर बाद धीरे से बोली। तो आरव ने कहा और उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। संजू उससे दूर हो गई और दरवाज़ा खोलने लगी तो अचानक आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजू उसकी ओर अचरज भरी निगाहों से देखने लगी तो उसने संजू को होठों को अपने होठों से छू लिया और डोर ओपन कर उसे आई विंक कर दी तो वह शर्मा गई। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर चला आया। इधर काम्या जब फ्री हुई तो उसने मोबाइल उठाकर देखा, रात के 10 बज रहे थे। आज ज़्यादा पेशेंट थे, उसके बाद वो एक सर्जरी में बिजी हो गई थी तो लेट हो गया था। उसने रियांश को पहले ही बता दिया था कि लेट हो जाएगा तो वो ना आए। रियांश की 5 बार कॉल आई थी, ये देख काम्या मुस्कुरा दी और एक मैसेज भी। काम्या मैसेज ओपन करके देखने लगी। कायू, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो यार, बिजी हो शायद। अच्छा सुनो, मैंने ड्राइवर को लेकर गाड़ी भेज दी है। और हाँ, गुस्सा मत करना, बताने के लिए कॉल कर रहा था लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। मैं ऑफिस के एक ज़रूरी काम से अजमेर जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। फ़ोन अभी बंद रहेगा क्योंकि फ़्लाइट में बैठने जा रहा हूँ। मैसेज पढ़कर उसकी मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर डर और परेशानी के भाव आ गए। उसने रियांश का नंबर जल्दी से डायल करने लगी लेकिन वो बंद आ रहा था। अपना मंगलसूत्र चूमते हुए आंखें बंद करके वो बोली, कान्हा जी मेरे अंश की रक्षा करना। और बाहर गाड़ी खड़ी थी, उससे घर के लिए निकल गई।
सुबह जब काम्या की आंख खुली तो उसने अपनी नज़र पूरे रूम में डाली। रियांश की एब्सेंस उसे बहुत ज़्यादा खल रही थी। तभी उसे ध्यान आया तो उसने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे बिस्तर पर तकिए के नीचे ही मिला। उसने देखा रियांश की कोई कॉल या मैसेज नहीं थी तो उसने कॉल लगा दी। हेलो, उधर से रियांश की आलस भरी आवाज़ आई, जो सुन काम्या ने चैन की सांस ली, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। कायू, वो उठकर बैठते हुए प्यार से बोला, आप क्यों गए? आपको पता है ना कि इस टाइम। ठीक हो ना आप? रात में मैंने कितनी कॉल्स की थी, बार बार फ़ोन ऑफ आ रहा था, मैं कितना घबरा गई थी। मैं ठीक हूँ कायू, रात में मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और ऑफ़ करके चार्जिंग में लगा दिया था। फिर अभी थोड़ी देर पहले ही जब ध्यान आया तो ऑन किया मोबाइल, तुरंत ही तुम्हारी कॉल आ गई। क्या हुआ? अब इतना चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपका काम ख़त्म हो जल्दी से आ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ। कल दोपहर तक आ जाऊँगा, अभी रखता हूँ, मीटिंग में जाना है तो रेडी भी हो जाऊँ वरना लेट हो जाएगा। ओके, ख्याल रखना अपना और जल्दी आना, मैं वेट करूँगी, बाय। रियान से बात करने के बाद उसे तसल्ली हुई और वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसके बाद वो जब तैयार होकर आई फिर किचन में काम करने लगी। दादी बोली, काम्या बेटा। काम्या जो चाय कप में डाल रही थी, जी दादी कुछ चाहिए था आपको? दादी बोली, हाँ, वो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो दवा दे देती मुझे। काम्या बोली, मेरी प्यारी दादी माँ, दवा की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे हाथ की एक अदरक वाली चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। काम्या बोली, मेरी प्यारी दादी माँ, दवा की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे हाथ की एक अदरक वाली चाय पीजिए, उसके बाद मैं मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। काम्या की बात सुन वो मुस्कुरा दी और चाय पीने लगी। काम्या ने दादू के लिए जूस बनाया और उन्हें देने के बाद वो दादी के सिर की मालिश करने लगी। मैक्स जो कब से इधर उधर घूम रहा था, काम्या ने अब उसे उठाया और गौरी को पानी गर्म करने का बोल उसे रूम में ले आई। आज अपने मैक्स बेबी को मैं नहलाऊंगी। कितना गंदा हो गए हो आप, 2 दिन से नहीं नहाया ना गंदे। मुस्कुराकर काम्या उसकी पीठ सहलाकर बोली तो वो कूं करने लगा, जिस पर वो मुस्कुरा दी और उसे बाथरूम में ले जाकर छोटे से टब में बैठाकर नहलाने लगी। फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। काम्या एक कैफ़े में संजू और आरव के साथ बैठी थी। आज रियांश को घर आना था तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी और वो खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो ब्रेक ख़त्म होने पर अंदर जाने लगी कि उसका फ़ोन बज उठा। नंबर पर अंश फ्लैश हो रहा था, जो देख उसकी मुस्कान गहरी हो गई और उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। अंश, कहाँ हैं आप? घर आ गए क्या? मैं ना आज हाफ डे लीव ले लेती हूँ, आप मुझे पिक करने आ जाइए। अरे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं भी डफर हूँ, जब मैं चुप करूँगी तभी ना आप बोलेंगे। अच्छा, आप तो बोलिए। काम्या चहकते हुए बिना दूसरी ओर की आवाज़ सुने लगातार बोल रही थी, जिस पर संजू और आरव हंस पड़े। क्या आप मिसेज राठौर बोल रही हैं? दूसरी ओर से आवाज़ आई, जिस पर काम्या की सांसें अटक गई। जी, आप कौन? और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आपके पास कैसे? काम्या घबराहट में बोली। मिसेज राठौर, मैं डीएसपी अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं जो बोलने वाला हूँ उसे सुनकर आप प्लीज़ पेशेंस से काम रखना। सर प्लीज़ पहले आप बताइए कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? वो मिस्टर राठौर की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और एक ट्रक से उनकी गाड़ी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। वहीं से हमें उनका फ़ोन मिला, उनकी बॉडी हम सिटी हॉस्पिटल ले आए हैं, आप आ जाइए। ये सब सुनते ही काम्या के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है और वो भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर काम्या के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है और वो भी बेहोश होकर गिरने को होती है कि आरव देख लेता है और जल्दी से उसे पकड़ लेता है, लेकिन काम्या तब तक बेहोश हो चुकी थी। संजू जल्दी से फ़ोन कान से लगाती है और इंस्पेक्टर की बात सुन उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आरव काम्या को पास के चेयर पर बैठा देता है और पानी के छींटे मारने लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है। आरू, वो जीजू, हमें अभी सिटी हॉस्पिटल चलना होगा, संजू आरव को बताती है। काम्या को शौक लगा है इस बात से और उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, बस वो एक मूर्त के समान बैठी थी। वो सब गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कामो, काम्या, संजू उसे हिलाती है तो वो सूनी आंखों से उसे देखने लगती है। संजू उसे गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन काम्या की आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरते और ना ही वो कुछ बोलती है।
काम्या कुछ तो बोल यार, संजू उसके गाल थपथपाकर बोलती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, बस अपनी सूनी आंखों से उसे देख रही थी। आरव काम्या के फ़ोन से अर्श को भी कॉल कर देता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचने को बोलता है। आरू थोड़ा और फास्ट चलना, संजू घबराते हुए बोलती है तो आरव बोल गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देता है। करीब 1 घंटे बाद वो सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स और पुलिसकर्मी थे। सब काम्या के उतरते ही कुछ ना कुछ सवाल करने लगते हैं। अर्श भी अभी ही पहुंचा था तो वो सबको हटाकर काम्या को अपने साथ अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें इंस्पेक्टर अभिषेक मिल जाते हैं। सर वो रियांश, अर्श अपना कलेजा मजबूत करके पूछता है। इंस्पेक्टर बोला, टक्कर बहुत तेज थी, ट्रक ड्राइवर और उस पर बैठे आदमी की डेथ हो चुकी है और मिस्टर राठौर की गाड़ी से भी हमें एक बॉडी मिली है और उसके साथ ही मिस्टर राठौर के कुछ सामान भी। फेस तो पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सामान मिले हैं, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि बॉडी उन्हीं की है या नहीं। अर्श की आंखें भी भर आई थी। वो हाँ बोल इंस्पेक्टर के साथ बढ़ जाता है तो वो हवलदार को सामान लाने को बोलते हैं और वो सब उनके सामने रख देते हैं। ये वाच तो रियांश की है और वॉलेट भी, अर्श घबराहट भरे स्वर में बोला। तो संजू और आरव की आंखें भी भर आई। बॉडी वहाँ है, आप देख सकते हैं, अभिषेक ने कहा। अर्श ने काम्या की ओर देखा, जिसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी पहले की तरह ही मूर्ति बनी खड़ी थी। संजू ने काम्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और वो सब उस वार्ड में आ गए जहाँ तीनों बॉडीज लाइन में रखी थी। अर्श की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कदम बढ़ाने की। डरते डरते वो अंदर गया और साथ ही आरव और काम्या, संजू भी। अर्श ने आगे बढ़कर एक एक बॉडीज पर एक चादर हटानी शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे ये करने में। अब वो लास्ट बॉडी के पास गया तो आंखें बंद करके उसके ऊपर से सफ़ेद चादर हटाई। यही वो बॉडी थी जिसे रियांश की बताई जा रही थी। हाथ में पहना कड़ा देख हर्ष ज़मीन पर गिर पड़ा। एक कड़ा आयशा ने उसे दिया था। उसका चेहरा एकदम खराब हो चुका था, जो देख संजू ने झट से पीछे मुंह फेर लिया। उससे ये देखा नहीं जा रहा था। काम्या, देखो तुम्हारा अंश धोखा देकर चला गया, हमें छोड़कर। अर्श रोते हुए काम्या का हाथ पकड़कर बोला। लेकिन काम्या की बॉडी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बस उस बॉडी को टकटकी लगाए देख रही थी। इंस्पेक्टर अभिषेक ने अर्श के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, संभालिए खुद को और बॉडी को घर ले जाने का इंतज़ाम कीजिए। अर्श कुछ देर बाद उठकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और वो रियांश की बॉडी लेकर घर को निकल पड़ते हैं। रियांश की बॉडी हाल में रखी थी और सारे जान पहचान वाले लोग, राजवीर, जानकी जी, विभा, नरेन, पूरा परिवार सफ़ेद कपड़ों में वहाँ मौजूद था और सबकी आंखों से आंसू थे। काम्या तेज आवाज़ में बोली, चुप, आप सबने इतना शोर क्यों मचा रखा है? मेरे अंश को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। अभी वो आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि घर में कितना शोर मचा रखा है। आप लोग शांत रहिए, वो आ रहे होंगे। वो दरवाजे की ओर देखकर बोली। जानकी जी उठकर उसके पास आई और रोते हुए जैसे ही उसका सिंदूर साफ करने को हाथ बढ़ाया, वो गुस्से से चीख पड़ी, पागल हो गई हैं आप? ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना, ये मेरे अंश नहीं है, वो अभी आ रहे होंगे। ये बोलकर वो रूम में भाग जाती है। वो अंदर से दरवाज़ा लगा लेती है। विभा, जानकी जी तान्या के साथ उसके रूम के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। काम्या, काम्या, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो और वो कपड़े पहन लो। रियांश भैया को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है, नहीं तो तुम अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकोगी। काम्या, सच्चाई को एक्सेप्ट करो और बात मानो सबकी। तान्या दरवाज़ा पीटते हुए बोली। काम्या, बच्चे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी मम्मी हूँ ना, जानकी जी बोले। काम्या ने दरवाज़ा नहीं खोला तो नैतिक ने दरवाज़ा तोड़ दिया। काम्या बेड पर बैठी रियांश की फ़ोटो को टकटकी लगाए देख रही थी। जैसे ही सब उसकी ओर बढ़े, उसने वास उठा लिया और पटकते हुए बोली, कोई नहीं आएगा मेरे पास, वरना मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता और मुझे मेरे अंश के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। ये अनाप शनाप जो आप सब बोल रहे हैं। थक हार कर सब लौट आए और रियांश की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए। जानकी जी काम्या का सिर अपनी गोद में रखे उसके बालों को सहलाते हुए बोली, काम्या बेटा, घर चलो हमारे साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रहना कुछ दिन। यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? काम्या आंखें बंद किए ही बोलती है,
यही मेरा घर है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अंश आएंगे तो परेशान हो जाएंगे। पिछली बार जब मैं चली गई थी तो कितना परेशान थे मेरे लिए। बच्चा वो कभी नहीं आएंगे, अब तू समझती क्यों नहीं, वो नम आंखों से बोली तो काम्या उठकर बैठ गई। आप सबको मैं कैसे समझाऊं कि वो आएंगे, मेरा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं है, समझी आप। वो नाराज़गी और गुस्से से बोली और बाथरूम में जाते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप अभी के अभी चली जाइए, अगर कुछ भी बोलना हो तो। बाथरूम में आकर वो शावर ऑन करके खड़ी हो गई और 1-2 घंटे तक वो वैसे ही खड़ी रही। जानकी जी भी अपने घर चली गई, तान्या को उसका ध्यान रखने को बोलकर। 10 दिन बाद काम्या एक जिंदा लाश बन चुकी थी। किसी की भी कोई बात ना सुनकर कुछ रिएक्ट करती और ना ही कुछ ज़्यादा बोलती। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, विभा का गुस्सा उबल पड़ा। ऐ लड़की, मेरे बेटे को तो ले गई, अब देखो कैसा दिखावा करके रखा है कि सबसे ज़्यादा सदमा इसे ही लगा हो। और ये सिंदूर और मंगलसूत्र आज भी तुमने कर लिया, अब सुहागन नहीं हो तुम जो ऐसे रंगीन कपड़े और मेकअप करके रहती हो। वो जो कुछ भी बोल रही थी वो शब्द उसके कानों में जाकर भी सुनाई नहीं पड़ रहे थे। वो आगे बढ़ गई। आयशा जो कि उसे देखने आई थी, दूर से ही काम्या को देखकर उसकी आंखें भर आई। अर्श का हाथ उसने कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ आई। काम्या, अर्श ने कहा तो वो उसकी ओर देखने लगी। आयशा ने उसे अपने पास बैठा लिया। कैसी हो? आयशा उसके गाल पर हाथ रखकर बोली तो काम्या उसकी ओर देखने लगी। अंश कब आएंगे? वो बोली तो आयशा की आंखों से आंसू निकल गाल पर आ गए। अर्श ने काम्या को देखा तो वो हर बार यही सवाल करती जब भी वो उससे मिलने आते। कभी नहीं आएगा वो? अर्श बोला तो काम्या हंसने लगी। वो ना गेम खेल रहे हैं मेरे साथ और आप सब भी उनकी ही साइड हो, इसलिए कुछ नहीं बताते थी कहाँ हैं वो और कब आएंगे। उन्हें लगता है कि जब वो आएंगे तो बस प्यार से बात कर लेने से मैं मान जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार वो मेरी नाराज़गी देखेंगे, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। बहुत परेशान करते हैं ना वो मुझे। पर अब जहाँ भी हैं प्लीज़ बोल दो आ जाएं, उनकी कायू उन्हें बहुत याद करती है। और ये सब कुछ भी बोलते हैं कि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, पर मैं जानती हूँ कि ये सब सच नहीं है। काम्या बोली। आयशा उसे गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। गॉड करे जो हम सब जानते हैं वो झूठी हो और तुम्हारा भरोसा सच। आयशा बोली। आयशा अर्श के साथ गाड़ी में बैठी घर आ रही थी। अर्शु, कहीं काम्या का भरोसा सच तो नहीं ना? हो सकता है कुछ मिसिंग हो जो हम समझ ना पा रहे हों और हमारा रियांश भी हो। आयशा उसकी बाजू पकड़कर बोली तो अर्श गहरी सांस लेकर बोला, आशु यार तुम भी पागलपन वाली बात कर रही हो। रियांश की बॉडी हमें मिली थी और सारे सामान कपड़े सब उसके ही तो थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अर्शु, एक बार काम्या के लिए उसकी बात मान जाओ और सब समझने की कोशिश करो। आयशा जिद करते हुए बोली तो अर्श उसे अपने सीने से लगाकर बोला, जब तुम्हें और काम्या को यही लगता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। काश जो दिख रहा है वो सच ना हो, वरना काम्या का क्या होगा। नरेन और विभा अपने रूम में टहल रहे थे। विभा उनसे बोली, अच्छा हुआ ये बला टली, अब सब कुछ हमारा ही होगा, वरना हमारी ही प्रॉपर्टी पर कुंडली मारे बैठा था। नरेन बोले, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, बस अब कैसे भी करके हमें प्रॉपर्टी पेपर्स पर काम्या के साइन लेने होंगे। उसके बाद सब कुछ हमारा ही होगा और हम राज करेंगे इस दौलत पर शानो शौकत से। अब तो बाबूजी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भैया का वो बारिश तो जा चुका है इस दुनिया से। और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। नरेन किसी को फ़ोन करके कुछ समझाते हैं तो वो उधर से कुछ कहता है जो सुन उनकी मुस्कान बढ़ जाती है। काम्या अपने रूम की बालकनी में गुमसुम सी बैठी चाँद तारों को देख रही थी कि उसे किसी का स्पर्श महसूस होता है तो वो उधर देखने लगती है। रियांश खड़ा था। मुझे मिस कर रही हो? वो मुस्कुरा कर बोला तो काम्या की आंखें भर आई और वो कपकपाते स्वर में बोली, अंश, तुम्हारा अंश, सच बताओ मिस कर रही थी ना? काम्या ने इनकार में सिर हिला दिया तो वो मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है फिर मैं भी जाता हूँ वहाँ जहाँ से कोई नहीं आता। आप कहीं नहीं जाएंगे? हम समझे आप बहुत सता लिया मुझे, वो गुस्से से बोली तो रियांश हंसने लगा और अपने हाथ फैला दिए। काम्या जैसे ही उसके सीने से लगने को आगे बढ़ी वो गायब हो गया। अंश अंश कहकर वो कमरे में चारों ओर उसे ढूंढने लगी
लेकिन वो मिलता तो तब ना उसे जब वो होता, वो तो था ही नहीं। आ जाइए ना अंश, सच में बहुत मिस कर रही हूँ, वो उसकी फ़ोटो पर हाथ फेर कर बोली। विभा खाने की प्लेट वहाँ लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, ये रहा खाना, आकर खा लो। काम्या ने कुछ नहीं कहा तो वो एक पेपर उसके सामने ले आई और बोली, आज लॉयर आया था, इसमें तुम्हारे साइन चाहिए। काम्या कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बिना पढ़े ही पेन लेकर उन पर साइन कर दिए और पेपर्स उन्हें पकड़ा दिए। विभा वो कागजात लेकर जल्दी से बाहर आ गई। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी इस समय, और वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और नरेन को वो कागज़ पकड़ा दिए। नरेन बोले, बस अब ज़िंदगी में ऐसी ऐस है, बहुत जल्द हम यहाँ सब खत्म करके मुंबई चले जाएंगे। अर्श ने इधर किसी को फ़ोन मिला दिया। हेलो सर, क्या काम है, आज कैसे याद किया? अजय, 10 दिन पहले रियांश अजमेर से दिल्ली कब आया, एयरपोर्ट से पता करो कैसे भी करके, और उसके बाद वो किससे मिला था, क्या हुआ, ऑल टोटल मुझे कल तक सारी जानकारी चाहिए। ओके सर, आपका काम हो जाएगा, लेकिन रियांश सिंह राठौर की डेथ तो एक्सीडेंट में हो चुकी है ना, तो आप क्यों, आपको कोई डाउट है क्या? मुझे वो एक्सीडेंट नहीं, जानबूझकर की गई किसी की साजिश लगती है जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। अच्छा, अब तुम काम पर लग जाओ। ओके सर, अजय ने कहा तो अर्श ने कॉल कट कर दी और एक गहरी सांस लेकर आयशा के पास आकर लेट गया, जो अभी भी बहुत देर परेशान होने के बाद ही सोई थी। अर्श ने उसके माथे पर किस किया और उसे पकड़कर सो गया। आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सुख और दुख जीवन का हिस्सा होता है। अगर हमारे आसपास प्यार करने वाले बहुत सारे होते हैं तो साजिश करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। अगर आप इस कहानी का 12वां भाग आज ही शाम 6 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो तैयार रहिए शाम को 6 बजे कहानी का 12वां भाग यानी बोनस पार्ट देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।